गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में चैप्टर थर्ड कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने पूरे कंट्री में यानी इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में पूरे कंट्री में कैसे रूलिंग किया, उस कंट्री साइड में पूरे एरिया में क्या क्या इनके मेथड थे इस कंट्री में रूलिंग करने के, उसके तरीके हम लोग देखेंगे, खासकर ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, यानी भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, यानी पूर्वी वाला इलाका, ये जो ऐसे पीछे जाता है, ठीक है ना, बंगाल वाला इलाका, उस एरिया के बारे में कैसे इन्होंने पूरे एरिया को संभाला, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें दिया है 12 अगस्त और 1765 को मुग़ल एम्परर को अपॉइंटेड कर दिया गया एज ए दीवान। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, यानी दीवान बंगाल का उसको बना दिया गया। किसको? तो मुग़ल एम्परर को, जो उस समय का मुग़ल बादशाह होगा। ठीक है, दीवान का काम ये होता है स्टूडेंट कि कंपनी उसको चीफ के तौर पर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर रखती थी कि वह वहाँ पर जाए और उसके पूरे कंट्रोल में रहती थी वो इलाका। जैसे मान लो उसने बंगाल का बना दिया, वो बंगाल का पूरा इलाका उसके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन अंडर द सिस्टम किसके अकॉर्डिंग चलेगा? तो ब्रिटिश के द्वारा। जैसे एग्जांपल में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति गवर्नर को भेजता है, जो प्रेसिडेंट होता है गवर्नर को भेजता है और देखता है, कहता है क्या कि आप वहाँ पर सारा सिस्टम देखते रहिए कि कैसे क्या चल रहा है। उसी तरह उस ज़माने में जो दीवान होते थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा चूज किए जाते थे, उनको स्टेबलाइज किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था, ताकि वो देखे कि वहाँ पर कैसे काम चल रहा है। नाउ इट हैड टू प्लान। उनका प्लान क्या था? एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग टू रेवेन्यू रिसोर्सेज। यानी इनका यही काम था क्या अंग्रेज़ों का, कि जाएंगे, यानी जो बंगाल में जो दीवान नियुक्त होगा, अपॉइंट होगा, वो क्या करेगा? हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके आसानी से देगा। अब अंग्रेज़ों को जाना नहीं पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, दे हैड टू बी डन इन मेनी गुड वे। ये बहुत सारी खेतियों में जितने भी सारे ग्रोइंग होते थे कंपनी के द्वारा, जितने भी, उसको बढ़ाने के लिए शायद कंपनी को जैसे ही रिवेन्यू मिलेगा उससे कंपनी क्या होगी स्टूडेंट? तो एक्सपेंस होगी, यानी आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अ ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो इंश्योर दैट इट कुड बाई द प्रोडक्ट नीडेड टू सेल इट वांटेड। जैसे कंपनी चाहेगी वैसे उसको क्या करेगी स्टूडेंट? उसको मार्केट में सप्लाई करेगी अपने मन के अकॉर्डिंग, यानी उसको बेचेगी। ठीक है, आगे दिया है इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस क्या करना है, कि डिस्कस ये करना है कि कैसे कोलोनाइज का मतलब कंपनी अपने इस क्षेत्र को यानी एरिया को कैसे बढ़ाएगी पूरे कंट्री साइड में, कैसे ऑर्गेनाइज करेगी रेवेन्यू रिसोर्सेज को, और कैसे रीडिफाइन करेगी ये सारे राइट ऑफ द पीपल को, और प्रोड्यूस जितने भी क्रॉप हो रहे हैं उसके बारे में कैसे वो अपने तरीके अपनाएगी, इसके बारे में इस चैप्टर में हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है, आगे दिया स्टूडेंट रिवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी का रिवेन्यू क्या था, यानी उसका इनकम कैसे आता था? तो सबसे मेन सोर्सेज होता था स्टूडेंट कि कंपनी का जो इनकम होता था वो आता था स्टूडेंट, मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता था वो है रिवेन्यू। यानी रिवेन्यू हुई उसका सबसे मेन सिस्टम था कि अगर ये नहीं आया तो उसका इनकम इम्प्रूव नहीं होगा। यानी उनका मेन इनकम क्या था? रिवेन्यू। और ये आएगा कहाँ से स्टूडेंट? तो स्टेट जहाँ पर दीवान उसने नियुक्त किए हैं, यह एफर्ट उनका था इम्पोज करने का रेगुलर सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। यानी जो दीवान नियुक्त किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे, वो लैंड रिवेन्यू को लेंगे और उसके बाद कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कंपनी आगे क्या करेगी स्टूडेंट? ग्रोथ करेगी। अब ये दीवान क्या करता था कि इंक्रीज करता था रिवेन्यू सिस्टम को, यानी रिवेन्यू रेट को क्या कर देता था? हाई कर देता था। ए एक्सपेंड एरिया अंडर द कल्टिवेशन, और कल्टीवेशन यानी खेती के एरिया को और बढ़ा देता था ताकि उसको और अधिक क्या मिले? रिवेन्यू मिले। मान लो छोटा कल्टीवेशन है तो इससे कम ही अनाज मिलेंगे, और इससे कम अनाज मिलेंगे तो कम मार्केट में सप्लाई होगी, तो कम रिवेन्यू आएगा। लार्ज एरिया में कल्टीवेशन करेंगे तो लार्ज एरिया से हमको रिवेन्यू अच्छा आएगा। इसलिए ये चाहते थे जो दीवान होते थे कि लार्ज एरिया में क्या हो स्टूडेंट? तो कल्टीवेशन हो। अगर हम बात करें बिफोर 1865 से कंपनी का जो परचेकिंग गुड था इंडिया बाय पेइंग गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द ब्रिटेन। उनका मेन एम क्या था? कि जो गुड्स था वो मेन एम था गोल्ड और सिल्वर को सप्लाई करना, यानी इम्पोर्ट करना। ठीक है ना, फ्रॉम ब्रिटेन। कहाँ से? ब्रिटेन से। नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल, लेकिन अब रिवेन्यू जो होता था कलेक्ट बंगाल में कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड फॉर द एक्सपर्ट। अब वहाँ से बंगाल से क्या खरीदना शुरू हुआ स्टूडेंट? तो गुड्स। किसकी जगह पर स्टूडेंट? तो सिल्वर और गोल्ड की जगह पर। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? यानी अब बंगाल से क्या खरीदा जाने लगा? गुड्स
और वो सारे गुड्स कौन कौन थे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बट ड्यू टू द हार्श कंडीशन, अगर बात की जाए कि उस समय बहुत मुश्किल कंडीशन में था बंगाल की इकोनॉमी, यानी बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, वाज फेसिंग टू द डीप क्राइसिस, जो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से यानी उसकी क्राइसिस गुजर रहा था। डेसर्टिंग विलेज सीन्स, काफ़ी जो गांव थे वो बंजर हो चुके थे, यानी खेतियां बहुत कम होती थी। दे वेर बिंग फॉर द सेल टू द प्रोड्यूसर टू द कंपनी टू लो प्राइस, इसलिए किसान जो होते थे वो बहुत मजबूर हो जाते थे, जो गांव के होते थे, कि अंग्रेज़ों को लो प्राइस पर ही क्या दे देते थे स्टूडेंट, तो उनके सारे जितने भी खेती के जो प्रोड्यूस किए हैं, वो एग्रीकल्चर की है, वो सारे अनाजों को लो प्राइस पर ही अंग्रेज़ों को दे देते थे। मजबूरी थी क्या, कि बहुत हार्श कंडीशन थे, प्रॉब्लम में थे बंगाल के फार्मर्स। पीजेंट जो थे, पीजेंट मतलब किसान, वेर अनेबल टू पे, वो बहुत ही अनेबल हो जाते थे, यानी उनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो पे कर सके ड्यूज, यानी अपने कर्ज को, बिंग डिमांडिंग फ्रॉम देम, जो उनसे डिमांड किया जाता था स्टूडेंट, यानी इतने वो कमज़ोर थे कि अगर वो अंग्रेज़ों से कर्ज भी लेते थे खेती करने के लिए, तो वो कर्ज को फिर से दोबारा वो अकॉर्डिंग भर नहीं पाते थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर नहीं थी। अरेस्टेशनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, उनकी जो मेन प्रोडक्शन थी स्टूडेंट वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, यानी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। एंड द एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शो द साइन ऑफ कोलैप्स, और कहा जा सकता है कि जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन था वो बहुत बड़ा दिखावा है किस चीज़ में स्टूडेंट, की कोलैप्स के बारे में, यानी उनका पूरी तरह से वो पूरा बर्बाद हो गया। क्या, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, कल्टीवेशन बंगाल के फार्मर्स का, यानी उनके पेजेंट का। आगे थे स्टूडेंट, तब 1770 में ट्राइबल फार्मर किल 2 मिलियन पीपल इन बंगाल, बहुत सारे ट्राइबल फैमिलीन आया, नहीं एक ऐसा भयानक आपदा आई कि बहुत सारे किसान जो थे बंगाल के वो मारे गए। लगभग मालूम आता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि 10 मिलियन थे किसान थे जो भूखमरी से और खेती के बदहाली से अपनी के मारे गए थे, ठीक है ना। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज विप्ड आउट, अगर बंगाल की उस समय की पूरी पॉपुलेशन देखी जाए तो उस ज़माने में अगर जितने भी पॉपुलेशन होंगे उसका 1/3 पार्ट क्या हो गया था स्टूडेंट, इस फैमिलीन का, यानी इस आपदा का शिकार हो गया था। जब अंग्रेज़ों ने देखा स्टूडेंट कि सारी स्थिति बहुत बिगड़ रही है, तो उन्होंने कई सारे रूल्स अपनाए। उस रूल्स में भी बहुत सारे रूल्स ऐसे भी हैं स्टूडेंट कि जो जो पीजेंट थे, यानी जो फार्मर थे, उनको सेट नहीं हुए, उसके बारे में डिस्कस दिया है। आगे दिए स्टूडेंट, टू नीड द इम्प्रूव ऑफ एग्रीकल्चर, उनको फील हुआ अंग्रेज़ों को कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए किस चीज़ को स्टूडेंट, एग्रीकल्चर को, ताकि रिवेन्यू अच्छे से आना स्टार्ट हो गया। रूरल एरिया में जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। कंपनी ऑफिसर बिगेन टू द फील्ड इन इन्वेस्टमेंट एंड इन लैंड टू बी इनकरेज लैंड एंड एग्रीकल्चर, और कंपनी को क्या करना था स्टूडेंट, वो इंक्रीज़ करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, ताकि रूरल एरिया की इकोनॉमी को क्या किया जाए, सही किया जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे रूल लाए, उनमें से ही एक रूल है जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। इस परमानेंट सेटलमेंट के बारे में दिया स्टूडेंट कि परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, पहली बार तो इसको याद रखेंगे कि लाया गया था किसके द्वारा स्टूडेंट, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट था वो लाया गया था किसके द्वारा स्टूडेंट, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस समय के गवर्नर जनरल थे 1793 में। बाय द टर्म ऑफ सेटलमेंट, इसके द्वारा यानी इस सेटलमेंट के द्वारा जो राजस्व होता था या ताल्लुकदार, वे रिकॉग्नाइज एज अ ज़मींदार, उसको किस रूप में नियुक्त किया जाता था, किस नाम से जाना जाता था स्टूडेंट, तो वो है जमींदार। इस जमींदार का काम क्या होता था कि रिवेन्यू को कंपनी से रिवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देगा, यानी इसका काम था किसानों से रिवेन्यू लेगा, ठीक है ना, उस रिवेन्यू को कंपनी को कलेक्ट करके दे देगा, ये इसका काम था। द अमाउंट टू बी इज पेड बाय फिक्स परमानेंटली, ये अमाउंट हमेशा फिक्स्ड होते थे। अब चाहे वो कोई भी आपदा आ जाए या सूखा पड़ जाए, ड्रॉट हो जाए, फिर भी उतने ही पार्ट को देना पड़ता था किसको, तो फिक्स्ड परमानेंट पर, ठीक है। इट वॉज फेल दैट इट वॉज बी इंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू, ये रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू था, यानी कभी न कभी आपको इतने ही, चाहे आप फसल उगाएं या ना उगाएं, उसके अकॉर्डिंग ही इसको दिया जाता था। आगे दिया स्टूडेंट कि सिंस द रेवेन्यू डिमांडेड बाय द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड,
ये बढ़ता नहीं था, यानी ये फिक्स था। सेटलमेंट का मतलब ही होता है स्टूडेंट कि ये फिक्स था, यानी जो ये रेवेन्यू था एकदम टोटली फिक्स था, ये ना बढ़ता था और ना घटता था। इसलिए जो जमींदार होते थे उनको अब फ़ायदा हो रहा था किस चीज़ का स्टूडेंट, कि अपने मन से ये सेटलमेंट को बढ़ा देते थे, अपने रेवेन्यू बढ़ा देते थे। मान लो ये खेती के लिए दिए किसी लैंड को, किसान को, इससे कई सारे फसल हुए, मान लो लगभग बहुत सारे फसल हुए, और इस फसल का उन्होंने मान लो 1/10 लेना था। अंग्रेज़ों ने फिक्स किया था कि हमको 1/10 चाहिए, यानी पूरे प्रोडक्शन का। मान लो 40 बोरे अगर इसमें वेट हुए हैं, यानी गेहूँ हुए हैं 40 सैक्स, यानी 40 सैक्स, अगर इस 40 सैक्स में से 1/10 निकाल दे तो अंग्रेज़ों का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कि उनको 4 सैक्स चाहिए गेहूँ, यानी वो फिक्स था। लेकिन ये जमींदार क्या करते थे कि इसमें से और इनसे एक परमानेंट सेटलमेंट के तौर पर ये और इनसे 2-3 सैक्स अधिक ले लेते थे, किससे, और अंग्रेज़ों को कितना देते थे स्टूडेंट, 4, और ये 3 जो होता था ये अपने पास खुद रख लेते थे। यानी किसको फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया, तो जमींदारों को। इसका इंक्रीजमेंट क्या हुआ, कुछ लिमिटेशन थे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके बीच में कुछ लिमिटेशन थे, उसके लिमिटेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला था कंपनी का ऑफिशियल फिक्स्ड वेरी हाई रेट में था रिवेन्यू, यानी किसानों से हाई रेट में रिवेन्यू लिया जाएगा। जमींदार जो होते थे स्टूडेंट, वो फाउंड करते हैं डिफ़िकल्ट टू पे एनीवन हु फेल्ड। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि ज़मींदार इस सारे रिवेन्यू को कलेक्ट करने में फेल्ड हो जाए, तो उसकी जो जमींदारी होती थी स्टूडेंट, वो अंग्रेज़ों के द्वारा छीन ली जाती थी। और इस न्यूमरस जमींदारी वेल सोल्ड ऑफ टू ऑक्शन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी, और ये बहुत सारे ज़मींदार की ऑक्शन होती थी, और उसके बाद कंपनी ऑर्गेनाइज करती थी कि आपको वहाँ जाना है और कोई नहीं जाएगा। बाय द वे, मान लो कोई ज़मींदार है, वो कलेक्शन करने से, यानी उसने सही तरीके से कलेक्शन नहीं किया, तब जमींदारों की एक मीटिंग हेल्ड होगी, और उस मीटिंग में हेल्ड में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि जो भी व्यक्ति इस जमींदारी को सही से करेगा वो उस सेटलमेंट पर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो वहाँ से उसकी जमींदारी छीनने का खतरा रहता था। इसलिए आगे दिया स्टूडेंट कि नो जमींदार शोड एनी इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। कोई भी जमींदार ये नहीं चाहता था क्या, कि वो इन्वेस्ट करे किस में, कि इम्प्रूवमेंट हो लैंड में। बाय द फर्स्ट डिकेड, यानी लगभग बात करें कि लगभग 10 सालों तक 19th सेंचुरी में द सिचुएशन चेंज, जो सिचुएशन थे वो चेंज हो गया। क्या हुआ सिचुएशन में, आगे दिया है स्टूडेंट, द प्राइस इन द मार्केट रोज़, जो मार्केट की प्राइस थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। जाहिर सी बात है, कम इन्वेस्टमेंट होगा तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट कम होंगे, इसलिए मार्केट में उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कमी की वजह से उनकी मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट नाउ गेन फॉर द कंपनी सिंस कुड नॉट इंक्रीज इन रेवेन्यू, जिससे कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता था। ये हैड बिन फिक्स्ड, जो उनके लिए फिक्स्ड परमानेंटली था। आगे दिया स्टूडेंट, ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ बात करें तो कल्टीवेटर जो होते थे फाउंड ए निश सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। इसका मतलब क्या है, उनको थोपा जाता था, यानी उनको दबाव दिया जाता था कि द रेंट हैड टू पे जमींदार, वो रेंट है जो पे करेंगे किसको, जमींदार को, वॉज हाई एंड देयर राइट ऑन द लैंड वॉज पेड टू जमींदार। वो जमींदारों को पेड करना ही था किसको स्टूडेंट, तो जो पेजेंट होते थे, जो फार्मर होते थे, टू पे द रेंट। उसके बाद से उस रे को पेंट करने के लिए अंग्रेज़ों को जो किसान थे, सॉरी, जो किसान थे उनको लिए कर्ज लेना पड़ता था। जाहिर सी बात है, जमींदारों को ज़बरदस्ती पेड करना है तो उनके लिए कर्ज लेना पड़ता था। वो साहूकारों से, यानी मनी लेंडर से कर्ज लेते थे, और जब वो फेल्ड हो जाते थे स्टूडेंट उस कर्ज को देने में, तो जो साहूकार जिनसे वो कर्ज लिए हैं वो पूरे उनके कल्टीवेटेड एरिया को अपने अंडर में कंट्रोल में ले लिया करता था, और पूरे जनरेशन उनसे उसमें खेती करवाता था, और उनकी देखभाल, और पूरा मनी लेंडर जो था वो पूरे उसके खेती, जो पेजेंट की खेती होती थी, जो फील्ड होते थे, उसको अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया करता था। आगे स्टूडेंट हम लोग कल देखेंगे, इसमें देखेंगे कि महालवारी दूसरा सिस्टम क्या था पेजेंट का, पेजेंट के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।